आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अब हम AEFI के 3 प्रकारों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं। हम ये भी जानते हैं कि यदि किसी बच्चे को किसी शिकायत के साथ हमारे पास लाया जाता है, तो हमें उसके माता-पिता को आश्वस्त करना चाहिए, मामले का आंकलन सही तरीके से करना चाहिए और यदि अपेक्षित हो तो इलाज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें उन सभी AEFI को रिकॉर्ड करना भी अपेक्षित होगा जिन्हें हम देखते हैं। इन सभी को रिपोर्ट करना भी आवश्यक है। इसलिए आइए हम यह विचार विमर्श करें कि AEFI को रिकॉर्ड करना क्यों आवश्यक है और AEFI को कैसे रिपोर्ट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। वैक्सीन की सुरक्षा के प्रति जन समुदाय की प्रतिक्रिया और टीकाकरण के प्रति आम लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए भी कुछ AEFI को अविलंब रिपोर्ट करना और उनकी जांच करना आवश्यक होता है। इसलिए हमें AEFI को सही तरीके से रिकॉर्ड करके रिपोर्ट करने की जरूरत होती है। दीदी, क्या हमने रश्मि के शिशु के मामले को भी रिपोर्ट किया था? हाँ बिल्कुल, रश्मि के शिशु का मामला माइनर AEFI का मामला था। ध्यान दें कि आपको सभी AEFI प्रकरणों की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करनी होगी जिसमें वे सभी माइनर प्रकरण भी शामिल हैं, जो हमें आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, माता-पिता या अभिभावकों द्वारा बताए गए हैं। AEFI की रिपोर्टिंग के लिए कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। किसी भी AEFI की रिपोर्टिंग किसी भी समय की जा सकती है, चाहे टीकाकरण और प्रतिकूल घटना के बीच या प्रतिकूल घटना और रिपोर्टिंग के बीच का समय अंतराल कितना भी हो। AEFI को किसी भी टीके के बाद रिपोर्ट किया जा सकता है, चाहे वह UIP में दिया गया हो या नहीं, सरकारी या प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र में दिया गया हो, लाभार्थी बच्चा हो या वयस्क। मैं AEFI रजिस्टर में इन सभी को दर्ज करूंगी और मासिक HMIS रिपोर्ट में उन्हें सबमिट करूंगी। यदि टीकाकरण कर्मी ने लाभार्थी की टीकाकरण की जानकारी यूविन में दर्ज की है, तो वह यूविन में ही AEFI की रिपोर्ट कर सकता है। सभी प्रकार के AEFI माइनर, गंभीर और अति गंभीर को यूविन पोर्टल में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि AEFI को रिकॉर्ड करने और उनकी रिपोर्टिंग के लिए क्या आवश्यकता है। माइनर AEFI की रिपोर्ट करने के लिए हमें निम्नलिखित को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। पहला, माता-पिता और अभिभावक के द्वारा हमारे संज्ञान में लाए गए सभी माइनर AEFI को दर्ज करें। दूसरा, प्रत्येक सप्ताह AEFI रजिस्टर में सभी माइनर AEFI के विवरण को दर्ज करें। तीसरा, मासिक HMIS की रिपोर्ट में उसे सबमिट करें। हालांकि अगर हम किसी भी AEFI को गंभीर या अति गंभीर के रूप में पहचानते हैं, तो हमें आवश्यकता है संबंधित स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी या जिला टीकाकरण प्रतिरक्षण अधिकारी को टेलीफोन द्वारा या स्वयं जाकर इसकी सूचना दे। इसके उपरांत हमें सभी अति गंभीर और गंभीर AEFI के विवरणों को भी AEFI रजिस्टर में दर्ज करना है और मासिक HMIS की रिपोर्ट में उसे सबमिट करें। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जब भी निर्देश दिया जाए जन समुदाय के साथ जांच के परिणामों को साझा करना चाहिए। देखिए, AEFI रजिस्टर ऐसा दिखता है। सभी माइनर, गंभीर एवं अति गंभीर AEFI के विवरणों को AEFI रजिस्टर में रिकॉर्ड करना आवश्यक है। HMIS सिस्टम में विभिन्न डेटा रिपोर्टिंग फॉर्मेट हैं और इनमें रिपोर्टिंग उप स्वास्थ्य केंद्रों PHC, CHC
उपजिला अस्पतालों, जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों से की जाती है। यदि उप स्वास्थ्य केंद्रों या आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की चर्चा करें, तो महीने के दौरान रिपोर्ट किए गए AEFI प्रकरणों की संख्या अनुभाग 8.6 के तहत दर्ज की जाती है। इस अनुभाग के अंतर्गत 4 भाग इस प्रकार हैं। 8.6.1 AEFI के प्रकरणों की संख्या माइनर जैसे कि बुखार, चकत्ते, दर्द आदि। 8.6.2 AEFI के प्रकरणों की संख्या गंभीर जैसे एनाफिलेक्सिस, बुखार 102 डिग्री से अधिक जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है आदि। 8.6.3 AEFI के प्रकरणों की संख्या अतिगंभीर जैसे कि अस्पताल में भर्ती, मृत्यु, विकलांगता, समूह आदि। 8.6.3a अति गंभीर AEFI प्रकरणों की संख्या में से कुल AEFI द्वारा हुई मृत्यु की संख्या। कृपया ध्यान दें कि जो मृत्यु के केसेस 8.6.3a के तहत रिपोर्ट किए गए हैं, उन्हें 8.6.3 में भी रिपोर्ट किया जाना है। यदि कोई AEFI रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो ANM को फॉर्मेट्स में संबंधित पंक्ति में 0 दर्ज करना है। स्वास्थ्य केंद्र और आउटरीच के लिए संख्याओं को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सोनिया, आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि माइनर AEFI सामान्यतः टीकाकरण के बाद ही होता है? दीदी, यह वैक्सीन के घटकों के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की प्रतिक्रिया है। सही है। माइनर AEFI जैसे कि दर्द, सुई के स्थान पर सूजन या लाली होना, बुखार, फोड़ा या भूख कम लगना टीकाकरण के उपरांत आम बातें हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कारक भी हैं जिनके कारण AEFI हो सकते हैं। पहला, वैक्सीन को गलत तरह से तैयार करने में उनके गलत रखरखाव या टीका देने में की गई गलती की वजह से होने वाली घटनाएं। यह नोट करें कि इन कारण के परिणाम स्वरूप होने वाले AEFI रोके जा सकते हैं। दूसरा, टीकाकरण से संबंधित डर या घबराहट से होने वाली AEFI, जिसका कारण वैक्सीन के बजाय इंजेक्शन का डर या दर्द होता है। तीसरा, संयोग से होने वाली AEFI, यह घटनाएं टीकाकरण के समय बच्चे में अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण हो सकते हैं। यह AEFI तब भी हो सकते हैं जब वैक्सीन को सही तरीके से सभी सावधानियां के साथ लगाया गया। इन सभी कारकों पर हम गंभीरता से नजर डालेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। वैक्सीन को गलत तरह से तैयार करने में उनके गलत रखरखाव या टीका देने में की गई गलती की वजह से होने वाली AEFI टीकाकरण में होने वाली गलतियों से होने वाली प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत आता है। जैसे कि पहले भी चर्चा की गई है, इन कारणों से हुई AEFI को रोका जा सकता है। इसलिए
यह काफी महत्वपूर्ण है कि हम अपने टीकाकरण के कार्यों को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से करें, ताकि इन AEFI की घटनाओं की रोकथाम की जा सके। आइए, वैक्सीन को गलत तरह से तैयार करने में, उनके गलत रखरखाव या टीका देने में की गई गलती की वजह से होने वाली टीकाकरण की गलतियों को समझें। टीकाकरण की पहली गलती वैक्सीन और डायल्यूएंट के रखरखाव में हुई गलतियों के कारण होता है। ये गलतियां तभी हो सकती है जबकि किसी वैक्सीन और उसके डायल्यूएंट का परिवहन या भंडारण उचित तरीके से नहीं किया जाता है। उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। अत्यधिक ठंड में वैक्सीन को रखना, जैसे कि वैक्सीन कैरियर में जमे हुए आइस पैक्स का उपयोग करना। अत्यधिक ताप में वैक्सीन को रखना, जैसे कि सत्र वाले स्थान में कोल्ड चेन को न बनाए रखने के मामले में। एक्सपायरी डेट निकल जाने के उपरांत किसी उत्पाद का उपयोग। टीकाकरण में दूसरी गलती वैक्सीन के चयन में त्रुटि या उसके उपयोग निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं होने के परिणामस्वरूप हो सकती है। यह गलती उन मामलों में होती है जहां टीकाकरण संबंधी निर्देशों, खुराक या सारणी का पालन नहीं किया जाता, या कॉन्ट्राइंडिकेशन संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करना। निर्धारित समय सीमा के बाद रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन का उपयोग। टीकाकरण में होने वाली तीसरी गलती टीका देने में त्रुटियों के कारण होती है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। करने में, उनके गलत रखरखाव या टीका देने में की गई गलती की वजह से होने वाली AEFI टीकाकरण में होने वाली गलतियों से होने वाली प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत आता है। जैसे कि पहले भी चर्चा की गई है, इन कारणों से हुई AEFI को रोका जा सकता है। इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है कि हम अपने टीकाकरण के कार्यों को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से करें, ताकि इन AEFI की घटनाओं की रोकथाम की जा सके। आइए, वैक्सीन को गलत तरह से तैयार करने में, उनके गलत रखरखाव या टीका देने में की गई गलती की वजह से होने वाली टीकाकरण की गलतियों को समझें। टीकाकरण की पहली गलती वैक्सीन और डायल्यूएंट के रखरखाव में हुई गलतियों के कारण होता है। ये गलतियां तभी हो सकती है जबकि किसी वैक्सीन और उसके डायल्यूएंट का परिवहन या भंडारण उचित तरीके से नहीं किया जाता है। उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। अत्यधिक ठंड में वैक्सीन को रखना, जैसे कि वैक्सीन कैरियर में जमे हुए आइस पैक्स का उपयोग करना। अत्यधिक ताप में वैक्सीन को रखना, जैसे कि सत्र वाले स्थान में कोल्ड चेन को न बनाए रखने के मामले में। एक्सपायरी डेट निकल जाने के उपरांत किसी उत्पाद का उपयोग। टीकाकरण में दूसरी गलती वैक्सीन के चयन में त्रुटि या उसके उपयोग निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं होने के परिणामस्वरूप हो सकती है। यह गलती उन मामलों में होती है जहां टीकाकरण संबंधी निर्देशों, खुराक या सारणी का पालन नहीं किया जाता, या कॉन्ट्राइंडिकेशन संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करना। निर्धारित समय सीमा के बाद रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन का उपयोग। टीकाकरण में होने वाली तीसरी गलती टीका देने में त्रुटियों के कारण होती है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला, नॉन स्टेराइल इंजेक्शन लगाना, जहां डिस्पोजेबल सिरिंज या सुई का फिर से उपयोग करना, जिसके कारण वायल दूषित हो जाता है, विशेषकर मल्टीडोज वायलों में। अपर्याप्त रूप से स्टेराइल सिरिंज या सुई, दूषित वैक्सीन या डायल्यूएंट का उपयोग करना। बाद के सत्रों में रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन का फिर से उपयोग करना। दूसरा, वैक्सीन के रिकॉन्स्टिट्यूशन में गलती या असामान्य परिस्थितियों में वैक्सीन का उपयोग। यह निम्नलिखित के कारण हो सकते हैं।
गलत डाइल्यूएंट के साथ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ड्रग सब्स्टिट्यूट वैक्सीन या डाइल्यूएंट के स्थान पर वैक्सीन का उपयोग करना जिसका रंग बदला हो, धुंधलापन हो या उसके अंदर अन्य पदार्थ हो। टीके का उपयोग करने से पहले उसको ठीक से ना हिलाना। सिरिंज को गलत तरीके से भरना। तीसरा, सुई लगाने में गलती, जैसे निम्नलिखित मामलों में गलत तकनीक या इंजेक्शन साइट, बीसीजी या डीपीटी या टीडी या टीटी को त्वचा के नीचे बच्चों के कूल्हे में इंजेक्शन दिया जाना या जांघों के आंतरिक मध्य हिस्से में देना या गलत सुई का उपयोग करना। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए अब हम टीकाकरण से होने वाली तनावपूर्ण प्रतिक्रियाएं, जिसका कारण वैक्सीन के बजाय इंजेक्शन का डर या दर्द होता है, के बारे में समझें। यह सामान्यतः वयस्कों, किशोरों और 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में आम है, जो वैक्सीन के बजाय इंजेक्शन का डर या दर्द के परिणाम स्वरूप हो सकता है। यह बेहोशी, हल्का सिरदर्द, चक्कर आना, मुंह के चारों ओर और हाथों में झुनझुनी जैसे लक्षण के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। छोटे बच्चों में उल्टी और सांस रोकने के लक्षण हो सकते हैं। यह अकेले या समूह में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सामूहिक एमआर अभियान में बच्चे मूर्छित हो जाते हैं। टीकाकरण से संबंधित चिंताजनक प्रतिक्रिया को कम करने के लिए यह जरूरी है कि लाभार्थियों और देखभालकर्ताओं को टीके और इसकी प्रक्रिया के बारे में टीकाकरण से पहले समझाया जाए। सोनिया, क्या आप हमें उन एएफआई के बारे में संक्षेप में बता सकती हैं जो संयोग के कारण होती हैं? हाँ दीदी, जरूर। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। कभी-कभी एईएफआई तब भी हो सकते हैं जब सभी प्रकार की आवश्यक सावधानियां बरती गई हो। ये घटनाएं संयोगवश टीकाकरण के उपरांत घटित हो जाती हैं। बहुत अच्छा सोनिया। जैसा कि पहले भी चर्चा की जा चुकी है, संयोग से हुई घटनाएं टीकाकरण के कारण नहीं होती हैं। ये टीका उत्पाद, टीकाकरण में गलती या टीकाकरण से होने वाली पीड़ा के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, टीकाकरण के उपरांत होने वाला बुखार अंदर मौजूद संक्रमणों जैसी निमोनिया के कारण भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ उन क्रियाकलापों का एक सेट है जो हमें अब तक प्राप्त जानकारी के प्रति हमारी समझ के आकलन में सहायता करेगा। इन क्रियाकलापों के उपरांत हम उन बिंदुओं को संक्षेप में समझेंगे जिनकी जानकारी हमने आज प्राप्त की है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें।